गुड इवनिंग एवरीवन। पिछले एपिसोड में मैं कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टिव नेटवर्क स्टार्ट किया था और अभी वो टॉपिक चल रहा है बच्चों, अभी वो टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है। उसमें मैंने मेनली आपको प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन्स ब्रिज एक्सप्लेन किया, उसका डेरिवेशन दिया। आज मैं बताने जा रहा हूँ प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल सिमेट्री, फिर होगा वन प्लेन सिमेट्री, फिर होगा टू प्लेन सिमेट्री, फिर होगा प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री एंड सुपरपोजिशन। इस तरह से ये चलता रहेगा, अभी बहुत कुछ आपको पढ़ाना बाकी है। तो बच्चों मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल सिमेट्री। आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना, कंसंट्रेट रहना, फोकस रहना, समझ में ज़रूर आएगा। सो देखिए फिर बच्चों, इस नेटवर्क में डायगोनल सिमेट्री है, कैसे मैं आपको समझाता हूँ। बिटवीन टर्मिनल्स ए एंड बिटवीन टर्मिनल्स बी, जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिराइव करने पर आएगा, उसका फार्मूला आता है आर ए बी इक्वल्स आर वन इंटू विद इन ब्रैकेट आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर टू इंटू आर वन प्लस आर थ्री डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू प्लस टू आर थ्री। मैं इसका डेरिवेशन समझाने जा रहा हूँ और ये बताऊँगा कि इसमें डायगोनल सिमेट्री क्यों दिखती है। अगर हम लोग डायगोनली एक प्लेन मिरर ऐसे रखें डिनोटेड बाय एक्स एक्स, अगर इसको प्लेन मिरर बोला जाए और इसमें ऑब्जेक्ट इमेज फाइंड करने की कोशिश करा जाए, तो लेफ्ट साइड में R1 अगर इसको ऑब्जेक्ट मान लिया जाए तो राइट साइड में R1 उसका इमेज होगा प्लेन मिरर की थ्योरी से। ड्यू टू सेम रीजन बच्चों, ये जो प्लेन मिरर पास हो रहा है ये R3 के बीचों बीच जा रहा है। 50% of R3 on left side and 50% of R3 on right side, इसको ऑब्जेक्ट और इमेज बोला जाएगा। सिमिलरली ये मिरर R2 के बीचों बीच गुजर रहा है। 50% ऑफ R2 on लेफ्ट साइड, 50% ऑफ R2 on राइट साइड, यह ऑब्जेक्ट और इमेज होगा। सिमिलरली ये जो सेकेंड R2 है, 50% ऑफ R2 on लेफ्ट साइड, 50% ऑफ R2 ऑन राइट साइड, ये भी ऑब्जेक्ट और इमेज होगा। बच्चों यहाँ पर एक और प्लेन मिरर पॉसिबल है, शोन बाय ब्लू कलर। अगर इसको एक सेकेंड प्लेन मिरर माना जाए तो R2 को ऑब्जेक्ट माना जाए तो ये वाला R2 उसका इमेज हो गया। 50% ऑफ R3 ऑन राइट साइड, 50% ऑफ R3 ऑन लेफ्ट साइड, ये भी ऑब्जेक्ट और इमेज होगा। 50% ऑफ R1 ऑन राइट साइड, 50% ऑफ R1 ऑन लेफ्ट साइड, ये भी ऑब्जेक्ट और इमेज होगा। सिमिलरली 50% ऑफ R1 ऑन राइट एंड 50% ऑफ R1 ऑन लेफ्ट, ये भी ऑब्जेक्ट और इमेज होगा। बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे एक डायगोनल प्लेन मिरर एक्स रखने पे मुझको इमेजेस दिखाई देता है तो ये डायगोनल सिमेट्री है, और दूसरा प्लेन मिरर वाई पे रखने पर ऑब्जेक्ट और इमेज बनता है तो ये डायगोनल सिमेट्री हुआ। तो इसका एडवांटेज क्या होगा, इसको डिराइव करूँगा किरचॉफ लॉ यूज करके। कैसे डिराइव होगा बच्चों, ये मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। इसका कॉन्सेप्ट ये होगा कि अगर बिटवीन ए एंड बी एक हाइपोथेटिकल बैटरी कनेक्ट कर दी जाए बिटवीन ए एंड बी, तो ये बैटरी अपने पॉजिटिव टर्मिनल से करंट पुश करेगी, सपोज दैट इज डिनोटेड बाई आई। ये करंट जंक्शन ए तक जाएगी, फिर सपोज अपर लाइन में डाइवर्ट हो गई एक्स, लोअर लाइन में डाइवर्ट हो गई वाई। तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिमेट्री में ये सिखाया है कि ऑब्जेक्ट और इमेज में सेम करंट होनी चाहिए। अगर R1 से करंट एक्स जा रही है तो उसका इमेज जो R1 है उसमें से भी करंट एक्स ही जाएगी। सेम रीजन अगर R2 से करंट वाई जा रही है तो R2 का इमेज R2, इसे भी करंट वाई जाएगी। अगर एक एजम्पशन ले लिया जाए कि यहाँ पर x इज़ मोर देन y
आप इसका उल्टा जम्पशन भी ले सकते हो, उससे डेरिवेशन पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। इफ एक्स इज़ मोर देन वाई, तो दोनों का डिफरेंस एक्स माइनस वाई डाउनवर्ड जाएगा। तो R3 के रास्ते से एक्स माइनस वाई करंट डाउनवर्ड जाएगी। फिर इधर से वाई आ रही है, फिर यहाँ के चॉप फर्स्ट लॉ से दोनों कंबाइन होकर एक्स बचेगा और एक्स पहले से जा रहा है। बच्चों जंक्शन ए पर किरचॉफ फर्स्ट लॉ यूज करोगे तो टोटल इंटरिंग करंट आई इक्वल्स टोटल लिविंग करंट एक्स प्लस वाई, और यही इक्वेशन यहाँ रिपीट हो जाएगा। जंक्शन बी पे टोटल इनकमिंग करंट एक्स प्लस वाई एंड टोटल लिविंग करंट आई। तो मैंने यहाँ पे करंट का सर्कुलेशन सिमेट्री का एडवांटेज लेकर दिखा दिया। अब मुझे इससे क्या फ़ायदा होने वाला है ये बताने जा रहा हूँ। कैसे इक्वेशन बनेगा ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। See the previous left diagram. Apply Kirchhoff first law at the junction A. Entering current I equals leaving current x plus y. Say equation number 1. Now apply Kirchhoff second law in the loop ACDA. अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा बच्चों। लूप ACDA में जब मैं किरचॉफ सेकेंड लॉ अप्लाई करूंगा तो पॉइंट ए से स्टार्ट करूंगा, क्लॉकवाइज चलूंगा। तो वहाँ का पोटेंशियल पहले लिखा जाएगा VA, फिर माइनस एक्स R1, फिर माइनस एक्स माइनस वाई इंटू R3, फिर प्लस वाई इंटू R2, फिर इक्वल्स VA। ये इक्वेशन कैसे बना मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे लूप कंसिडर करना है ACDA। देखिए कैसे बनता है। A, देन C, देन D, देन A से क्लॉकवाइज चलो तो यहाँ पे लिखोगे पोटेंशियल VA। करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है रेजिस्टेंस के थ्रू, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो लिखा जाएगा माइनस एक्स इंटू R1। फिर यहाँ से डाउनवर्ड चले आओ, करंट के डायरेक्शन में फिर यहाँ पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो यहाँ लिखा जाएगा माइनस इंटू एक्स माइनस वाई इंटू R3। क्रॉस कर जाओ, डी पे आ जाओ, फिर डी से अपवर्ड चलो। बच्चों जब डी से ए की तरफ जाते हो तो आप करंट के अपोजिट जाते हो। जब करंट के अपोजिट जाते हो तो पोटेंशियल इंक्रीज होता है। यहाँ पे होगा y इंटू R2, फिर ए पर आकर रुक जाओ इक्वल टू VA। यही इक्वेशन वहाँ पे लिखा हुआ है, ये इक्वेशन वहाँ पे लिखा हुआ है, फिर से देख लो बच्चों। सेम टू सेम इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसको सिंप्लीफाई करो। कैसे करोगे? VA को राइटवर्ड ले जाओ, VA और VA कैंसिल हो जाएगा। फिर x को कॉमन ले लो, x को कॉमन ले लो, राइट साइड में ट्रांसफ़र कर दो तो ब्रैकेट में क्या आएगा R1 प्लस R3। देखो x इंटू R1 प्लस R3। फिर y को कॉमन ले लो तो यहाँ से ब्रैकेट में आएगा प्लस R3 और यहाँ से ब्रैकेट में आएगा प्लस R2। तो राइट साइड में मिलेगा y इंटू R2 प्लस R3। फिर क्या करो R1 प्लस R3 से डिवाइड कर दो। तो बच्चों x का एक इक्वेशन बन जाएगा, x इक्वल्स वाई इंटू R2 प्लस R3 अपॉन R1 प्लस R3 एंड से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। बच्चों आप देख सकते हो कि आपने दो इक्वेशन बनाए मगर इसमें अननोन 3 है। कौन कौन से हैं? x है, y है और i है। जब बच्चों आपके पास 3 अननोन होते हैं और इक्वेशन सिर्फ 2 ही होते हैं तो ऑल 3 अननोन सॉल्व हो नहीं पाते। इनफैक्ट कोई 2 अननोन तीसरे के टर्म में लिखा जा सकता है। ये मैथ की थ्योरी है। तो मैं क्या करता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 पहले 1 को रिपीट किया, फिर x की वैल्यू y के टर्म में इक्वेशन 2 से उठाकर सब्स्टिट्यूट किया, फिर प्लस y लिख डाला, फिर इन दोनों टर्म से y को कॉमन लिया। जब y को कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में इतना आता है। अब यहाँ पे इस पूरी क्वांटिटी को यहाँ पे फिर से दिखाया हूँ। बच्चों इस इक्वेशन को मैंने फिर से रिपीट किया है और इस पूरे ब्रैकेट से लेफ्ट साइड में डिवाइड किया है तो मुझे y की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू आती है i अपॉन विद इन ब्रैकेट R2 प्लस R3 अपॉन R1 प्लस R3 प्लस 1। प्यारे बच्चों अगर इस पूरे कांस्टेंट क्वांटिटी को K1 मान लिया जाए
तो y की वैल्यू हो जाती है i अपॉन k1। आप याद रखना इस पूरे ब्रैकेट को k1 माना गया है, तो y की वैल्यू हो गया i अपॉन k1 से इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, बच्चों ये इक्वेशन आप पहले ऊपर लिख चुके हो, ये इक्वेशन 2 था। अब आप y की वैल्यू i के टर्म में निकाल चुके हो, तो y की पूरी वैल्यू इक्वेशन 3 से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, फिर ये जो क्वांटिटी है उससे मल्टीप्लाई कर दो। r1 प्लस r3 से 1 में मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर में एलसीएम आएगा r1 प्लस r1 प्लस r3 से इसको कैंसिल करा दो, न्यूमरेटर में बचेगा r2 प्लस r3। बच्चों डिनोमिनेटर में आएगा r1 प्लस r2 प्लस 2r3 इंटू आई। तो आपने x की वैल्यू i के टर्म में डिराइव कर लिया, x इन टर्म्स ऑफ करेंट i आपने डिराइव कर लिया। अब आप क्या करो, इसको रेसिप्रोकेट करके डिनोमिनेटर में ले आओ, उसको k2 मान लो, इसको उल्टा कर लो, i के नीचे लिख डालो, k2 मान लो, तो x की वैल्यू आती है i अपॉन k2 से इक्वेशन नंबर 4। नाउ अप्लाई किरचॉफ सेकंड लॉ फॉर द पाथ ए सी बी। ए से बी तक जाओ सी से होकर और किरचॉफ सेकंड लॉ यूज करो। तो बच्चों आपको इक्वेशन मिलेगा वी ए माइनस एक्स आर वन माइनस वाई आर टू इक्वल्स वी बी। क्यों मिलेगा मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ, इसको याद रखो क्यों मिला है। ए से चलोगे बी पे जाकर रुकोगे, लूप कंप्लीट नहीं हो रही है, फिर भी आपका सर्किट ऑपरेशन में है, तो उसके किसी सेगमेंट पर भी किरचॉफ सेकंड लॉ यूज हो सकता है। ए से चलो बी पे जाओ, देखो ये इक्वेशन कैसे मिलता है, मैं आपको दिखाता हूँ। बच्चों ए से स्टार्ट करोगे तो वी ए लिखोगे, करंट के डायरेक्शन में माइनस एक्स आर वन लिखोगे, फिर करंट के डायरेक्शन में माइनस वाई आर टू लिखोगे, फिर बी पर आकर रुक जाओगे, इक्वल टू वी बी लिखोगे। यही वहाँ पे लिखा हुआ था, वहाँ पे आप फिर से देख लो, वी ए माइनस एक्स आर वन माइनस वाई आर टू इक्वल्स वी बी, यही इक्वेशन आपने वहाँ पे क्रिएट करा है। बच्चों वी बी को लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र करो, इन दोनों टर्म को राइट साइड में ट्रांसफ़र करो, साथ में एक्स और वाई की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपको मिलने जा रहा है वी ए माइनस वी बी इक्वल्स आई बाई के टू इंटू आर वन प्लस आई बाई के वन इंटू आर टू। बच्चों ये वाई की वैल्यू है और ये एक्स की वैल्यू है। फिर आई को कॉमन ले लो, ब्रैकेट में आता है आर वन बाई के टू प्लस आर टू बाई के वन, इसको इक्वेशन नंबर 5 लिख डालो। अब बच्चों अब आप एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का डायग्राम बनाओ, वहाँ से एक इक्वेशन क्रिएट करो, कैसे बनेगा देखो। सपोज बिटवीन ए एंड बी जो टोटल नेटवर्क आपने कनेक्ट करा है लेफ्ट डायग्राम में, उसको आपने रिप्लेस कर दिया एक सिंगल रेजिस्टेंस से। ये सिंगल रेजिस्टेंस आर ए बी इक्विवेलेंट कहलाएगा, आई मीन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कहलाएगा। ये तब इक्विवेलेंट कहलाएगा जब यह अकेला वही काम करेगा जो यहाँ पे सारे मिल के कर रहे थे। बच्चों सारे रेजिस्टेंस मिल के कर क्या रहे थे, वो एक गिवन बैटरी से आई करंट को विड्रॉ कर रहे थे। अगर ये अकेला रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी सेम बैटरी से सेम टोटल करंट अकेले विड्रॉ करेगा, तो फिर इसको इक्विवेलेंट माना जाएगा, तो इसको इक्विवेलेंट सर्किट बोलेंगे। इसमें हम लोग फिर ए से चलेंगे और बी पे जाकर रुकेंगे। बच्चों इक्वेशन बनाओ, जब आप ए से स्टार्ट करोगे तो लिखोगे वी ए माइनस आई इंटू आर ए बी इक्वल्स वी बी, ये इक्वेशन बनेगा। यही इक्वेशन मैंने नीचे बनाया, उसको आप देख लो, वी ए माइनस आई इंटू आर ए बी इक्वल्स वी बी, देखो वही इक्वेशन मैंने बनाया है। फिर वी बी को लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र करो और इस टर्म को राइट साइड में ट्रांसफ़र करो, गिविंग यू वी ए माइनस वी बी इक्वल्स आई इंटू आर ए बी, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 6, इज इट। वी ए माइनस वी बी आपने इक्वेशन 5 में भी निकाला, वी ए माइनस वी बी आपने इक्वेशन 6 में भी निकाला। बच्चों दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए, तो राइट हैंड साइड को इक्वल कर डालो। फ्रॉम इक्वेशन
फिफ्थ एंड सिक्स जब राइट साइड को इक्वल करोगे बच्चों तो कुछ ऐसा मिलेगा। इसमें से आई और आई कैंसिल आउट हो जाएगा। आर ए बी का एक एक्सप्रेशन आएगा, दैट इज़ R1/K2 प्लस R2/K1, ये एक्सप्रेशन आएगा। अब आपको करना क्या है, ऊपर से K2 और K1 की वैल्यू ला के यहाँ पे पुट कर देनी है। इतना काम आप करोगे, आपके लिए मैंने छोड़ा है। तो K2 पुट कर देना, K1 पुट कर देना, इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करना। सॉल्व करोगे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना, तो आपका यह आंसर मिल जाएगा। बच्चों यह आंसर मिलेगा, कैसे मिलेगा, R1 इंटू R2 प्लस R3 प्लस R2 इंटू R1 प्लस R3 एंड इन डिनोमिनेटर R1 प्लस R2 प्लस 2R3। बच्चों इसको लर्न करने का टेक्निक मैं सिखा रहा हूँ। पहले R1 लिख लेना और एक ब्रैकेट बना लेना, फिर R2 लिख लेना, एक दूसरा ब्रैकेट बना लेना। R1 लिख चुके हो तो बचे हुए दो रेजिस्टेंस R2 और R3 उनका सम लिख देना, R2 प्लस R3। यहाँ पे R2 लिख चुके हो, बचे हुए दो रेजिस्टेंस R1 प्लस R3 यहाँ लिख देना। और ये जो दो ब्रैकेट बच्चों बनाए हो, इन दोनों ब्रैकेट को सम कर देना। इनको जब सम करोगे तो मिलेगा R1 प्लस R2 प्लस 2R3, उसको डिनोमिनेटर में लिख देना। दिस इज समेशन ऑफ टू ब्रैकेट्स। इस तरह से इसको लर्न कर सकते हो और न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट इसको अप्लाई कर सकती हो। मैंने डेरिवेशन आपको सिखा दिया, कि चाफला यूज करना बता दिया। इसके बाद इसका कॉन्सेप्ट होगा बच्चों वन प्लेन सिमेट्री। वन प्लेन सिमेट्री पिछले चैप्टर में भी मैंने सिखाया है, उसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन आपको मैं यहाँ फिर से बताने जा रहा हूँ। कैसे होता है आप देखिए। बच्चों ये डायग्राम है, इसमें आपसे पूछा है फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए कैसे समझ में आएगा कि वन प्लेन सिमेट्री है। ए और बी के बीच में एक हाइपोथेटिकल बैटरी लगा दी जाएगी। एक हाइपोथेटिकल बैटरी ए और बी के बीच में लगा दी जाएगी और सेंटर पे एक वर्टिकल प्लेन मिरर रखा जाएगा, वर्टिकल प्लेन मिरर XX। ऑब्जेक्ट और इमेज का पेयर ढूंढा जाएगा। अगर 100% इमेज मिल जाता है तो इसको हम लोग सिमेट्री प्लेन बोलेंगे। बच्चों अगर 2R को हम लोग ऑब्जेक्ट बोलें तो उसका ये राइट साइड का 2R इमेज बोला जाएगा। अगर 4R ऑब्जेक्ट हुआ तो ये 4R इमेज हुआ। 6R ऑब्जेक्ट हुआ, 6R इमेज हुआ। 50% ऑफ R ऑब्जेक्ट हुआ, 50% ऑफ R इमेज हुआ। आपने देखा यहाँ पे 100% ऑब्जेक्ट इमेज है, जिसको आप बोलोगे वन प्लेन सिमेट्री। तो इसका फ़ायदा कैसे उठाओगे, नाउ सी द बिलो डायग्राम। बच्चों ए और बी के बीच में एक हाइपोथेटिकल बैटरी आप कनेक्ट करो। बैटरी अपने पॉजिटिव टर्मिनल से करंट पुश करेगी I, और ये करंट जंक्शन ए पे पहुँचेगी। फिर ये करंट दो रास्तों में डाइवर्ट होगी, इन अपर लाइन X, इन लोअर लाइन Y। फिर आपको मैं ये सिखाया हूँ कि ऑब्जेक्ट और इमेज में सेम करंट होती है। 6R का इमेज 6R, इसमें भी करंट Y होगी। यहाँ पे करंट डाइवर्जिंग नेचर की होगी और यहाँ पे करंट कन्वर्जिंग नेचर की होगी, क्योंकि यहाँ पे करंट को हर हाल में कलेक्ट होना होगा। X अपर लाइन 2R के थ्रू दिखा दो, 2R का इमेज 2R, तो इसमें भी करंट X होगी, लेकिन यहाँ पे नेचर डाइवर्जिंग होगा, यहाँ पे नेचर कन्वर्जिंग होगा। उसके बाद सपोज 4R के थ्रू करंट Z जा रही है, 4R का राइट इमेज 4R, तो इसमें से भी Z जाएगी। बच्चों लेफ़्ट राइट में नेचर चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पे कन्वर्जिंग नेचर है तो फिर इधर डाइवर्जिंग नेचर होना चाहिए, बट इमेजेस में सेम करंट होनी चाहिए। यहाँ पे एक हाइपोथेसिस बना लो, एक अजम्पशन ले लो कि सपोज X इज़ ग्रेटर दैन Z। इन दोनों का डिफरेंस X माइनस Z R के थ्रू स्ट्रेट चला जाएगा, इस जंक्शन पे Z के साथ कंबाइन होगा, फिर X ऐसे बन के जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे किरचॉफ फर्स्ट लॉ यूज़ करोगे तो इंटरिंग करंट I इक्वल्स लीविंग करंट X प्लस Y, और यहाँ इंटरिंग करंट X प्लस Y इक्वल्स लीविंग करंट I, और I ऐसे बैटरी के रास्ते से सर्कुलेट हो जाएगी। बच्चों आपने देखा कि आपने सिमेट्री का फ़ायदा यहाँ पर उठा लिया करंट सर्कुलेशन में।
अब इसके आगे एडवांटेज ये होगा कि ये जो जंक्शन पॉइंट 2 है इसको मैं डिसजॉइंट कर सकता हूँ। अगर इस जंक्शन को मैं डिसजॉइंट कर दूँ तो भी करंट सर्कुलेशन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा देखो, जेड ऐसे आके घूम जा रही है, वाई सीधे चली जा रही है, इसको मैं डिसजॉइंट करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट फिगर में देखो, इस डायग्राम में डिसजॉइंट करके कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगा। तो जेड डाउनवर्ड आके राइटवर्ड टर्न हो जा रही है, ऊपर ऐसा देखा आपने। डिसजॉइंट करोगे तब भी जेड ऐसे स्ट्रेट टर्न हो जाएगी, वाई बिल्कुल स्ट्रेट चले जाएगी, ऐसा ऊपर हो रहा था। डिसजॉइंट करने के बाद भी वाई बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी। जब इसको डिसजॉइंट करते हो तो तुम्हारा काम बन जाता है। बच्चों अब 4R और 4R सीरीज़ में हुए, इन दोनों का रिजल्टेंट 8R होगा और 8R के साथ ये वाला आर्क पैरेलल में होगा, तो इन तीनों का रिजल्टेंट 8/9R आएगा। फॉर्मूला लगा के देख लेना, 8/9R। बच्चों इन तीनों का इक्वलेंट 8/9R आ गया। उसके साथ ये लेफ़्ट साइड 2R सीरीज़ में होगा, राइट साइड 2R सीरीज़ में होगा, 6R एंड 6R सीरीज़ में होगा, ये 12R हो जाएगा। फिर एक टॉप रो बचेगी, एक बॉटम रो बचेगी, ये दोनों रोज पैरेलल में होंगे। फिर हम लोग फाइनल इक्वलेंट इसका निकालेंगे। देखो मैं यहाँ करके दिखाया हूँ, 8/9R के साथ 2R और 2R सीरीज़ में होगा। जब इसको सम करोगे बच्चों तो रिजल्टेंट R1 आएगा मान लो, तो हो गया 4R प्लस 8/9R। इसको सॉल्व करोगे 44/9R, यानी कि जो टॉप रो होगी उसमें R1 रिजल्टेंट होगा और टॉप रो में R1 की वैल्यू 44/9R आएगा। इसी तरह से बॉटम रो में 6R और 6R सीरीज़ में है, मैंने आपको समझाया। इन दोनों का इक्वलेंट अगर R2 लिखा जाए तो R2 की वैल्यू 12R होगी। फिर R1 एंड R2 टॉप रो बॉटम रो ये आपस में पैरेलल में होंगे और इन दोनों का इक्वलेंट आपको टोटल रेजिस्टेंस इक्वलेंट देगा, RA भी देगा। तो एक डायग्राम और देख लो बच्चों। इस डायग्राम में ये दिखाया हूँ कि पूरा का पूरा जो टॉप रो है ये R1 है और ये टोटल बॉटम रो है ये R2 है, और R1 और R2 पैरेलल में होंगे और उन दोनों का इक्वलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B होगा। तो R1 R2 का रिजल्टेंट निकालो, इक्वलेंट रेजिस्टेंस निकालो बिटवीन A एंड B। कैसे निकालोगे, फार्मूला यूज करो। पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला आपको सिखा चुका हूँ बच्चों। अगर R1 R2 पैरेलल में है तो RAB की वैल्यू कैसे लिखी जाएगी, R1 R2 इंटू डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे 44/9R, R2 की वैल्यू पुट कर दो 12R, फिर यहाँ पे R1 पुट करो, प्लस के बाद R2 पुट करो। इसको सिंप्लीफाई करो, मिलेगा 528/56R। थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करो, मिलेगा 66/7R। और ये फाइनल डायग्राम देख लो, टॉप रो R1 बॉटम रो R2 एंड दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो उसका इक्वलेंट इस फार्मूले से गवर्न होगा। और मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो इस क्वेश्चन में आपने देखा कि आपको वन प्लेन सिमेट्री मिला। वन प्लेन सिमेट्री के बाद होता है टू प्लेन सिमेट्री, वो कैसे होता है उसको भी आप देखिए। टू प्लेन सिमेट्री, इसका एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको। बच्चों इस डायग्राम में आपको टू प्लेन सिमेट्री में समझा रहा हूँ। क्वेश्चन पूछा गया फाइंड आउट इक्वलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। इक्वलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। तो यहाँ पे दो सिमेट्री प्लेन होगा, उस पर प्लेन मिरर रख के ट्राई करना होगा। अगर मैं AB पे परपेंडिकुलर एक प्लेन मिरर रख दूँ डिनोटेड बाई XX और ऑब्जेक्ट इमेज निकालने की कोशिश करूँ तो मुझको ऑब्जेक्ट इमेज मिलेगा। कैसे मिलेगा बच्चों, 2R को ऑब्जेक्ट माना जाए तो उसका राइट इमेज 2R हो गया। 4R को ऑब्जेक्ट माना जाए तो 4R राइट साइड में इमेज हो गया।
6R को ऑब्जेक्ट माना जाए तो ये 6R उसका इमेज हो गया, 4R का इमेज 4R हो गया, 2R का इमेज 2R हो गया, 50% ऑफ R, 50% ऑफ R ये ऑब्जेक्ट और इमेज हो गए, 50% ऑफ R एंड 50% ऑफ R ये भी ऑब्जेक्ट और इमेज हो गए। आपने देखा बच्चों कि एक्स को अगर मैं प्लेन मिरर रख दूं तो यहाँ पे 100% इमेजेस अवेलेबल है और 100% इमेजेस मिलेंगे तभी सिमेट्री माना जाएगा। अगर एक भी इमेज नहीं मिला तो सिमेट्री नहीं माना जाएगा। तो वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री कंफर्म हो गया। इसी तरह से अगर एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रख दूं वाई वाई प्लेन मिरर, वाई वाई अगर हॉरिजॉन्टल रख दूं, टॉप और बॉटम पे इमेज ढूंढने की कोशिश करूं, अगर ये 2R ऑब्जेक्ट है तो ये 2R इमेज हुआ, ये 4R ऑब्जेक्ट है तो ये 4R इमेज हुआ, ये 4R ऑब्जेक्ट है तो ये 4R इमेज हुआ, ये 2R ऑब्जेक्ट है तो ये 2R इमेज हुआ, और ये कैपिटल R ऑब्जेक्ट है तो ये कैपिटल R इमेज हुआ। 50% ऑफ 6R, 50% ऑफ 6R, 50% ऑफ 6R एंड 50% ऑफ 6R ये ऑब्जेक्ट और इमेज हो गए। बच्चों आपने देखा कि अगर एक प्लेन मिरर में हॉरिजॉन्टली वाई वाई पे रखता हूँ तो भी मुझको ऑब्जेक्ट इमेज मिल जाती हैं। तो सेकंड प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया। तो आपने देखा इसमें 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री अवेलेबल है। क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए एक हाइपोथेटिकल बैटरी लगानी पड़ेगी बिटवीन ए एंड बी। बिटवीन ए एंड बी एक हाइपोथेटिकल बैटरी में कनेक्ट करता हूँ, फिर मैं करंट का सर्कुलेशन दिखाता हूँ आपको। बिटवीन ए एंड बी देखिए मैंने एक हाइपोथेटिकल बैटरी लगा दी। बैटरी अपने पॉजिटिव टर्मिनल से टोटल करंट आई पुश करेगी और ये करंट जंक्शन ए पे पहुंचेगी, फिर बी से करंट आई ऐसे बाहर निकलेगी और ऐसे सर्कुलेट हो जाएगी। एज इट जंक्शन ए पर अपर लाइन में एक्स दिखाया, लोअर लाइन में भी एक्स दिखाया, सेंटर पे वाई दिखाया। बच्चों अपर लाइन लोअर लाइन में एक्स क्यों दिखाया? क्योंकि ये 2R ऑब्जेक्ट है तो ये 2R उसका बॉटम इमेज है। इमेजेस में सेम करंट होने चाहिए इसलिए दोनों में एक्स है। और लेफ्ट साइड के जंक्शन पे डाइवर्जिंग दिखाते हैं तो ये तीनों करंट यहाँ पर डाइवर्जिंग नेचर की है। फिर 2R में एक्स अपवर्ड दिखाया तो इस 2R में एक्स डाउनवर्ड दिखाया, इस 2R में एक्स को डाउनवर्ड दिखाया तो इस 2R में एक्स को अपवर्ड दिखाया। बच्चों इस 2R का राइट इमेज 2R है तो उसमें भी करंट एक्स ही होनी चाहिए। इस 2R का राइट इमेज 2R है तो उसमें भी करंट एक्स होनी चाहिए, मगर यहाँ पे डायरेक्शन थोड़ा चेंज हो जाता है। यहाँ पे डाइवर्जिंग नेचर होता है, यहाँ पे कन्वर्जिंग नेचर होता है, क्योंकि करंट को यहाँ कलेक्ट होना होता है, फिर टोटल करंट आई को बाहर निकलना होता है। बच्चों 6R में आपने वाई माना था तो उसका ये राइट इमेज 6R, इसमें भी वाई होगा, मगर यहाँ वाई का नेचर कन्वर्जिंग होगा, यहाँ वाई का नेचर डाइवर्जिंग होगा। फिर यहाँ से इस जंक्शन से आपने जेड दिखा दिया डाउनवर्ड, इज इट हाइपोथेटिकली आपने डाउनवर्ड दिखा दिया। तो 4 का बॉटम इमेज 4R, 4R का बॉटम इमेज 4R। यहाँ पे जेड कन्वर्जिंग है, इसमें भी जेड कन्वर्जिंग होना चाहिए। 4R का राइट इमेज 4R, इसमें भी जेड होना चाहिए। 4R का राइट इमेज 4R, इसमें भी जेड होना चाहिए। मगर बच्चों लेफ्ट साइड में जब कन्वर्जिंग आप दिखाते हो तो राइट साइड में डाइवर्जिंग दिखाया जाता है। ये कॉन्सेप्ट मैंने कई बार बताया आपको। यहाँ जेड को डाइवर्जिंग दिखाओ। अब एक्स को ग्रेटर दैन जेड एज्यूम कर लो, उसे कोई सोल्यूशन में फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक्स और जेड का डिफरेंस एक्स माइनस जेड स्टेट जाएगा, उसी तरह से एक्स माइनस जेड यहाँ भी स्टेट जाएगा। इज इट? अब मैं क्या कर सकता हूँ कि जो करंट का सर्कुलेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसकी वजह से मैं इस जंक्शन को डिसजॉइंट करूँगा। कैसे डिसजॉइंट करूँगा? इस वायर को ऐसे अपर साइड में टर्न कर दूँगा,
इस वायर को डाउनवर्ड साइड में टर्न कर दूंगा और सेंट्रल वायर को बिल्कुल स्ट्रेट जाने दूंगा। करंट सर्कुलेशन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए बच्चों, इसको मैंने ऊपर घुमा दिया तो जेड ऐसे डाउनवर्ड आके ऐसे घूम जाएगी, कोई इफेक्ट नहीं आया जेड पे। और इसको ऐसे मैंने डाउनवर्ड टर्न कर दिया तो जेड ऐसे जाके घूम जाएगी, तो जेड पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सेंट्रल वायर में वाई बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी, ऊपर भी जा रही थी, इससे भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन की तरह इस पूरे का इक्विवेलेंट R1 होगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, और सिमेट्री की वजह से इस पूरे का इक्विवेलेंट भी R1 होगा। और ये 6R और 6R, इसका इक्विवेलेंट 12R हो जाएगा, इसको R2 मान लो। फिर यहाँ पे 3 रोज बनेंगी, टॉप रो R1, मिडल रो R2, बॉटम रो R1। फिर फाइनल इक्विवेलेंट कैसे मिलेगा बच्चे? हम लोग पिछले क्वेश्चन में R1 निकाल चुके थे, उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है, तो R1 बिल्कुल डिट्टो उसी के जैसा आएगा। और R1 फिर से कितना आएगा? 44/9R। सारी वैल्यूज़ मैंने वही मेंटेन रखी है, तो ये क्वांटिटी रिपीट हो जाएगी R1 की वैल्यू, और R2 भी 12R रिपीट हो जाएगा। R2 12R रिपीट हो जाएगा। टॉप रो R1, मिडिल रो R2, बॉटम रो R1। अब ये जो 3 रोज है बच्चों, ये पैरेलल में माने जाएंगे, तो फाइनल इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी निकालने के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करोगे। करने जा रहा हूँ, देखो। नाउ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज डिनोटेड बाय RAB, so it should be 1/RAB equals 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R1। बच्चों R1 की वैल्यू पुट किया, R2 की वैल्यू पुट किया, फिर R1 की वैल्यू पुट किया, 1/R को कॉमन लिया, बाकी यहाँ जो बचा उसको सम करके डबल कर लिया, तो सम करने पर आएगा 9/22। यहाँ से बचेगा 1/12 लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करा तो 1/RAB की वैल्यू पहले इतनी आएगी, फिर इतनी आएगी, फिर इसको रेसिप्रोकेट किया, इसको भी रेसिप्रोकेट किया, तो RAB की वैल्यू आती है 132/65R। इस तरह से बच्चों आपने देखा कि सिमेट्री का फ़ायदा उठाकर हम लोगों ने जंक्शन को डिसजॉइंट करके क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लिया और RAB की वैल्यू निकाल लिया। इज इट? फिर बच्चों नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सिमेट्री एंड सुपरपोजिशन। इस तरह का क्वेश्चन मैं पिछले चैप्टर में भी कराया हूँ, मैं फिर से यहाँ पे रिपीट करने जा रहा हूँ, देखिएगा। बच्चों इस डायग्राम में एक इनफाइनाइट वायर मेश दिखाया हुआ है, इसके सारे डिविजन्स स्क्वायर हैं और हर एक स्ट्रेट स्मॉल आर में इक्वल रेजिस्टेंस कैपिटल R लगा हुआ है। आई मीन दिस इज कैपिटल R, दिस वन इज ऑल्सो कैपिटल R, दिस इज कैपिटल R एंड दिस इज ऑल्सो कैपिटल R। आई मीन ये स्क्वायर डिविजन्स हैं और सभी स्ट्रेट वायर जो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट वायर है हर जगह कैपिटल R लगा हुआ है। और इस वायर में इसका एक्सटेंशन लेफ्ट साइड में इन्फिनिटी, राइट साइड में इन्फिनिटी, अपवर्ड इन्फिनिटी, डाउनवर्ड इन्फिनिटी। ऑल रजिस्टर्स आर आइडेंटिकल हैविंग रेजिस्टेंस कैपिटल R। से दिस इज फिगर ए। बच्चों यहाँ पे सेंटर में 2 एडजेसेंट कॉर्नर्स दिखाए गए हैं, A and B। These are 2 terminals और 2 corners सेंटर में। आपसे पूछा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A and B। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A and B, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक हाइपोथेटिकल बैटरी लगा दी जाएगी। बच्चों बैटरी लगाने से बहुत कुछ समझ में आने लगता है, इसलिए मैं बार बार बैटरी मेथड यूज करता हूँ। A और B के बीच में एक हाइपोथेटिकल बैटरी लगा दूँ, देखो समझ में आएगा। अगर A और B के बीच में एक बैटरी लगा दी जाए तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आई ऐसे जंक्शन A में इंटर करेगी, फिर जंक्शन B से सेम टोटल करंट को बाहर जाना होगा, तभी किरचॉफ लॉ यहाँ सेटिस्फाई होगा। अगर बैटरी के लेफ्ट साइड में करंट आई है तो बैटरी के राइट साइड में भी करंट आई होनी चाहिए,
बैटरी का रोल है, जितनी करंट वो एक साइड से पुल करती है उतनी करंट एक अदर साइड में पुश करती है। अब मैं यहाँ पे दो इवेंट क्रिएट करूँगा इसको समझाने के लिए, फिर सिमेट्री और सुपरपोजिशन का फ़ायदा उठा लूँगा। कैसे? देखिए ये फिगर बी था। बच्चों इस फिगर को मैं इवेंट 1 कहने जा रहा हूँ। ये आपको हाइपोथेटिकली सोचना होगा, बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इमेजिन करो कि जंक्शन ए में करंट का इंटर होना, यहाँ बी से निकलने की बात हम लोग सोचेंगे भी नहीं, निकलने की बात बिल्कुल नहीं सोचो। सिर्फ मान लो इमेजिन करो कि जंक्शन ए में सिर्फ करंट आई इंटर कर रही है। जब करंट आई इंटर कर रही है तो करंट को डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए यहाँ पे 4 रास्ते मिलेंगे, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्टवर्ड, राइटवर्ड। बच्चों चारों रास्तों में सिमेट्री है, इधर भी इन्फिनिटी तक नेटवर्क है, डाउनवर्ड भी इन्फिनिटी तक नेटवर्क है, लेफ्टवर्ड भी इन्फिनिटी तक नेटवर्क है, राइटवर्ड भी इन्फिनिटी तक नेटवर्क है। चारों डायरेक्शन में सिमेट्री होने की वजह से ये टोटल करंट इक्वली डिवाइड हो जाएगा। आई मीन राइट साइड I/4, अपवर्ड I/4, लेफ्ट साइड I/4, डाउनवर्ड I/4। तो सिर्फ करंट को इंटर होता हुआ मानो, इसको इवेंट 1 कहो। इवेंट 2 बनाओ, उसमें से इवेंट 2 में बी से करंट को निकलता हुआ मानो, उसमें इंटर वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको मिस कर जाओ। बच्चों ये इवेंट 2 है, इसमें से मैं दिखा रहा हूँ कि टोटल करंट आई बी से बाहर निकल रही है। यहाँ इंटर होने के बारे में सोचो ही मत, दिमाग में ख्याल मत लाओ। मान लो कि करंट किनारों तक फैल चुकी है इंटर होने के बाद। अब मान लो कि करंट को यहाँ बी से निकलना है, सिर्फ निकलना है, तो करंट थर्ड डायरेक्शन से रश आउट होगी। अपवर्ड से भी रश करेगी, लेफ्ट साइड से भी रश आउट होगी, राइट साइड से भी रश आउट होगी और लोअर साइड से भी रश आउट होगी। तो जब करंट चारों ओर से रश आउट होकर बी पे पहुंचेगी तो चारों डायरेक्शन में उसको एक ही जैसा पाथ मिलेगा, एक ही जैसा नेटवर्क मिलेगा। हम लोग कहेंगे चारों डायरेक्शन में सिमेट्री है। तो सिमेट्री की वजह से करंट फिर इक्वली डिवाइड होकर रश आउट होगी। आई मीन डाउनवर्ड I/4, in this upward I/4, in this leftward I/4, in this rightward I/4। मेरा इंटरेस्ट केवल इन्हीं चारों रेजिस्टेंस में है, तो मैं दिखा लिया। इधर करंट डिसाइड करना मुश्किल है, इसलिए हम लोग उसकी बात ही नहीं करेंगे। केवल ये जो एडजेसेंट 4 वायर्स हैं इसी में करंट हम दिखाएंगे। अब बच्चों क्या करो, इन दोनों इवेंट को सुपरपोज करा दो। करंट का इंटर होना और करंट का निकलना, दोनों इवेंट को सुपरपोज करा दिया जाए तो ये डायग्राम बन जाएगा। इसमें दिखा दिया हूँ कि ए में करंट अंदर जा रही है, बी में करंट बाहर आ रही है। सुपरपोज कराएंगे बच्चों तो ए से बी तक टोटल करंट कितनी आएगी, I/4 प्लस I/4, दैट विल बी I/2। क्यों? इवेंट 1 में राइटवर्ड जा रही थी I/4, इवेंट 2 में भी राइटवर्ड जा रही थी I/4, डायरेक्शन सेम था। तो जब सुपरपोज कराएंगे तो I/4 प्लस I/4 मिलकर यहाँ पे हो जाएगी I/2। इन तीनों रास्तों में एक्चुअल करंट क्या होगी ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन A टू B सुपरपोजिशन थ्योरी से टोटल करंट I/2 हो जाएगी, ये बिल्कुल कंफर्म है। कैसे होगी ऊपर देखो, इवेंट 2 में राइटवर्ड I/4, सिमिलरली इवेंट 1 में राइटवर्ड I/4। दोनों इवेंट में राइटवर्ड I/4 थी, इसलिए सुपरपोज कराओगे तो दोनों सम हो जाएंगी, सम होकर टोटल करंट I/2 हो जाएगी, I/2। अब बच्चों क्या करो, ए से स्टार्ट करो और इस रास्ते से चलते हुए बी पे जाके रुक जाओ। तो इक्वेशन क्या मिलेगा, VA माइनस I/2 इंटू आर इक्वल्स VB, यही मिलेगा। देखो इक्वेशन दिखाया हूँ।
वी ए माइनस आई बाई टू इंटू आर इक्वल्स वी बी, यही मिलेगा। फिर वी बी को लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र करो, इसको राइट साइड में ट्रांसफ़र करो, गिविंग यू वी ए माइनस वी बी इक्वल्स आई आर बाई टू। से दिस इज इक्वेशन 1। बच्चों वी ए माइनस वी बी की वैल्यू जो निकाले उसको इक्वेशन 1 मानो। अब एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट ले लो। बच्चों ए और बी में पूरे नेटवर्क को रिप्लेस कर दो, पूरे नेटवर्क को हटा दो, उसकी जगह पे एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दो, इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सारी मान लिया जाए। तो बच्चों ये इक्विवेलेंट कब कहलाएगा? जब ये अकेला वही काम करे जो पूरा नेटवर्क मिल के कर रहा था। पूरा नेटवर्क मिल के क्या कर रहा था? एक गिवन बैटरी से टोटल करेंट आई विड्रॉ कर रहा था। अगर ये अकेला आरी उसी बैटरी से वही टोटल करेंट विड्रॉ करे तो फिर इसको इक्विवेलेंट माना जाएगा। तो पूरी की पूरी करंट इसे पास हो जाएगी। अगर पूरी करंट पास हो जाएगी तो एक बार फिर ए से स्टार्ट करो, बी पे जाओ के रुक जाओ। तो आप इक्वेशन कैसे बनाओगे? वी ए माइनस आई आर ई इक्वल्स वी बी। फिर वी ए माइनस वी बी क्या आएगा? आई इंटू आर ई, एंड से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बच्चों इक्वेशन 1 में लेफ्ट हैंड साइड और इक्वेशन 2 में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड को कंपेयर कर डालो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आई आर बाई टू इक्वल्स आई आर ई, आई आई कैंसिल हो गया, आर ई की वैल्यू आर बाई टू, आर ई को आर ए बी कर लो, आर ए बी इज आर बाई टू। इस प्रकार से हम लोगों ने इनफाइनाइट वायर मेश का एडजेसेंट कॉर्नर ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बहुत आसानी से डिराइव कर लिया आर बाई टू। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री एंड सुपरपोजिशन। दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल करे गए थे। सो प्यारे बच्चों, आज टाइम ज़्यादा हो रहा है, इसलिए इस एपिसोड को मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ और नेक्स्ट एपिसोड में मैं इस टॉपिक को आगे बढ़ाऊँगा। अभी मेरे पास पढ़ाने को इस चैप्टर में बहुत कुछ है, क्योंकि मुझको स्कूल लेवल से लेकर आईआईटी जेईई एडवांस लेवल तक, ओलंपियाड लेवल तक पढ़ाना होता है। इतने सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, टाइम बहुत लगता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में मैं फिर स्टार्ट करूँगा इनफाइनाइट नेटवर्क। इनफाइनाइट नेटवर्क के बाद भी बहुत कुछ पढ़ाने को होगा, मैं आपको पढ़ाते चला जाऊँगा। आप कंसंट्रेट रहना, फोकस रहना, मोटिवेटेड रहना और डिवोटेड रहना, सीरियस रहना, बात तुम्हें समझ में ज़रूर आएगी। और वीडियो देखते वक्त हल्के मूड में मत रहना। अगर कंसंट्रेशन नहीं होगा तो आपको समझने में बहुत प्रॉब्लम होगी, आप समझ नहीं पाओगे। सो प्यारे बच्चों, फिर मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, और उस दिन मैं स्टार्ट करूँगा इनफाइनाइट नेटवर्क। और इतनी देर तक पेशेंस के साथ मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच, and wish you good night and see you again